दुष्यंत राज्य में राजा विश्वजीत अपनी 5 सुंदर पुत्रियों के साथ रहते थे और उन्होंने उनके लिए अपने महल में एक बहुत बड़ा कक्ष बनवाया था जिसमें उनकी 5 पुत्रियां एक साथ रहती थी और उनके सोने के बाद उन राजकुमारियों की सुरक्षा के लिए कक्ष का द्वार बंद करवा दिया जाता था। लेकिन एक दिन पिताजी, हम सब जा रहे हैं सोने। पुत्री, सब ठीक तो है ना? आज आप सबको इतनी जल्दी नींद आ रही है? वो असल में पिताजी, आज हम पांचों ने बगीचे में बहुत देर तक पकड़म पकड़ाई खेली ना, बस इसीलिए हम सब थक गए हैं। ओह अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, तो फिर जाइए, आप सब आराम कीजिए। अभी राजा यह कह रहे थे तभी रानी बोली, हाँ पुत्रियों, अब आप सब अपने कक्ष में जाकर आराम कीजिए। अब आप पांचों से कल बात होगी। शुभ रात्रि। और फिर रानी के कहने पर वह 5 राजकुमारियां अपने कक्ष में सोने जा चुकी थी। तभी महाराज बोले, सैनिकों, राजकुमारियों के सोते ही उनके कक्ष का द्वार अच्छी तरह से बंद हो जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। और फिर महाराज के कहने पर सैनिक उन 5 राजकुमारियों के सोने के बाद उस बड़े कक्ष का द्वार बंद कर चुके थे। तभी अगले दिन महारानी, सुबह हो चुकी है मगर अभी तक हमारी पुत्रियां नहीं जागी। हाँ, पता नहीं। कोई बात नहीं, हम खुद ही उन्हें जगा देते हैं जाकर। और फिर राजा यह कहकर राजकुमारियों के कक्ष के बाहर खड़े होकर उन्हें आवाज दी, पुत्रियों, उठो, सुबह हो गई। अरे कब तक सोती रहोगी? अब जाग भी जाओ। अभी राजा उन राजकुमारियों को जगा रहे थे तभी उनकी नजर उन 5 राजकुमारियों के जूते पर गई तो वह देखकर हैरान हो गए थे। अरे, ये राजकुमारियों के जूते कैसे घिस गए? मैंने कल ही तो उनके लिए दूसरे राज्य से कीमती वस्त्र, जेवरात और जूते मंगवाए थे, तो इनकी ये हालत कैसे हो गई? अभी राजा उन राजकुमारियों के जूते देखकर हैरानी से अपने मन में सोच ही रहे थे तभी अचानक राजकुमारी के कक्ष के अंदर से आवाज आई, ओहो पिताजी, हम तो कब के जाग गए थे, मगर कक्ष के बंद होने के कारण हम कब से यहीं बैठे हुए हैं। अब आप कक्ष का द्वार खुलवाएं। ठीक है, तुम कुछ देर इंतजार करो, मैं अभी सैनिकों से कहकर कक्ष का द्वार खुलवाता हूँ। और फिर राजा के कहने पर सैनिकों ने कक्ष का द्वार खोल दिया था। तभी राजा बोले, पुत्रियों, ये आपके जूते कैसे घिस गए? अभी कल ही तो मैंने आप सब के लिए नए जूते मंगवाए थे। राजा के पूछने पर राजकुमारियों ने अपने जूतों को देखकर, जो वाकई में बहुत ज्यादा घिसे हुए थे, पता नहीं पिताजी, हो सकता है जब हम पांचों कल बगीचे में खेल रहे थे तो शायद उसी समय हमारे जूते घिस गए होंगे। हाँ, हो सकता है। अभी राजा यह बोल ही रहे थे तभी चौथी राजकुमारी बोली, ओहो पिताजी, हो सकता है ये जूते अच्छे ही नहीं थे, तभी तो इतनी जल्दी घिस गए। हाँ, शायद आप सही कह रही हैं। खैर, मैं दोबारा से आप लोगों के लिए नए जूते मंगवा दूंगा। और फिर राजा यह कहकर वहां से जा ही चुके थे। तभी उनके जाने के बाद वह 5 राजकुमारियां एक दूसरे को देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा रही थी। महाराज, आज फिर राजकुमारियों ने उठने में इतना समय लगा दिया। ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही उन्हें जगा देती हूँ। और फिर राजकुमारियों के कक्ष का द्वार सैनिक से खुलवा रही थी। तभी उनकी नजर राजकुमारियों के जूतों पर गई जो पूरी तरह से घिसे हुए थे। अरे पुत्रियों, ये आप पांचों के जूते घिस कैसे गए? अभी 2 दिन पहले ही तो महाराज ने आपके लिए नए मंगवाए थे। पता नहीं माँ, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है किसी ने खराब कर दिए हो। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और फिर रानी ने राजा के पास जाकर उन्हें ये बात बताई, जिसे सुनकर राजा परेशानी से बोले, महारानी, मैं भी कल राजकुमारियों के जूते घिसे हुए देखे थे।
मगर उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। पर महाराज, यह कैसे हो सकता है? भला एक ही दिन में जूते कैसे घिस सकते हैं? हाँ महारानी, मुझे भी ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। खैर छोड़िए, हो सकता है जूते ही खराब होंगे। और फिर इसी तरह से दिन बीत रहे थे, लेकिन उन राजकुमारियों के जूते रोज सुबह वैसे ही घिसे होते थे और यह देखकर राजा और रानी दोनों बहुत परेशान हो रहे थे। महारानी, हमें लगता है राजकुमारियां हमसे कुछ छुपा रही हैं। अब हमें उन पर खुद ही नजर रखनी होगी। जी महाराज, सही कह रहे हैं। इस बात का पता लगाने में मैं भी आपका सहयोग करूंगी। जी महारानी, मुझे किसी भी कीमत पर इन घिसे हुए जूतों के रहस्य का पता लगाना ही होगा। मगर महाराज, आप कैसे पता लगाएंगे? आज रात हम राजकुमारियों के कक्ष के द्वार पर खुद ही ताले लगाएंगे और सुबह तक इनकी निगरानी करेंगे। आखिर हम भी तो देखें, हमारी राजकुमारियां हमसे झूठ बोलकर रात के समय कहां जाती हैं। ठीक है महाराज, हो सकता है इसी से हमें कुछ पता चल जाए। रानी के पूछने पर राजा उन्हें अपनी सारी योजना बताकर अब रात होने का इंतजार कर रहे थे। महाराज, रात हो गई है। हाँ महारानी, मैं अभी कक्ष के द्वार पर ताला लगा देता हूँ और रात हम यहीं छुपकर राजकुमारियों की निगरानी करेंगे। जी ठीक है महाराज। और फिर वह दोनों कक्ष पर ताला लगाकर पूरी रात राजकुमारियों के कक्ष के बाहर छुपकर उनकी निगरानी कर रहे थे, मगर उन्हें इस रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं पता चल सका था। लेकिन सुबह होते ही उनके जूते घिसे हुए दिखाई दिए। महारानी, हम तो सारी रात यहीं थे और ताला भी बंद है कक्ष के द्वार का, तो ये राजकुमारियों के जूते घिस कैसे गए? हाँ महाराज, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। अब हम इस रहस्य का पता कैसे लगाएंगे? जी महारानी, हमें जल्द ही इस रहस्य का पता लगाना होगा। मगर हम क्या करेंगे? हम आज अपने महल में एक सभा का आयोजन करेंगे। ठीक है महाराज। और फिर राजा और रानी दोनों वहां से अपने महल के दरबार में जाकर मंत्री जी से बोले, मंत्री जी, आज हमारे महल में एक बहुत बड़ी सभा होगी और इस बात का ऐलान आप हर राज्य में करवा दीजिए। जी महाराज, मगर कोई खास वजह? जी, वजह तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये बात आपको वक्त आने पर खुद पता चल जाएगी। जी ठीक है महाराज। और फिर मंत्री जी राजा के कहने पर हर राज्य में इस बात का ऐलान करवा देते हैं और शाम के समय राजा विश्वजीत के महल में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ। आप सब यहाँ इतनी दूर दूर से आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मगर मुझे यहाँ एक बहुत जरूरी ऐलान करना है। जी महाराज, बताइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी 5 पुत्रियां हैं और मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं, मगर कुछ दिनों से मेरी पुत्रियों के जूते रात के समय घिसे हुए मिलते हैं और मुझे इस रहस्य के बारे में जानना है। जूते घिसे हुए होते हैं? राजा विश्वजीत, ये आप क्या कह रहे हैं? और भला ये कैसे हो सकता है? वो सब मैं नहीं जानता, मगर मैं बस इतना कहूंगा कि जो भी मेरी पुत्रियों के घिसे जूतों का ये रहस्य सुलझाएगा, मैं उससे अपनी बेटी का विवाह करूंगा और साथ ही उसे अपने राज्य का राजा घोषित कर दूंगा। ठीक है महाराज, हम यहाँ इस सभा में हुई बात को हर राज्य में ऐलान करवा देंगे। और फिर वह सब एक एक करके वहां से जा चुके थे। लेकिन अगले दिन राजा महल में दूर दूर से आई राजकुमारों, बुद्धिमान पुरुष, धनी पुरुष, जादूगर, सब ने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की, मगर वह सब नाकाम रहे, क्योंकि रात के समय उस कक्ष के द्वार से ना तो ताला खुलता, ना ही कोई आवाज आती। लेकिन उन्हें सामने ही अचानक वहां रखे जूते अजीब तरह से घिसे हुए मिलते।
माफ कीजिएगा महाराज, इस गुत्थी को मैं नहीं सुलझा सकता। जी महाराज, मैंने भी कोशिश की, मगर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। और फिर इसी तरह उन सब ने राजा को पूरी तरह से नाउम्मीद कर दिया था। तभी राजा दुखी होकर रानी से बोले, पता नहीं मेरी पुत्रियों के जूते से ऐसा कौन सा रहस्य जुड़ा है जिसका पता किसी को भी नहीं चल पा रहा है महारानी। जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। लगता है हमें अब इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। हाँ महारानी, आप सही कह रही हैं। अब हम इस रहस्य को नहीं सुलझा सकते हैं। राजा यह कहकर वहां से जा चुके थे, लेकिन किसी दूसरे राज्य का एक गरीब अजीत नाम का लड़का किसी काम से अपने राज्य के किसी दूसरे गांव जा रहा था। तभी उसने रास्ते में दो आदमियों को बातें करते हुए सुना। अरे तुमने सुना, पड़ोसी राज्य के राजा ने सभा में क्या ऐलान किया है? क्या ऐलान किया है भाई, जरा मुझे भी बताना। और फिर दूसरे आदमी के पूछने पर पहला आदमी ने उसे राजा की सारी बात बताई और फिर वह दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए वहां से चले गए। लेकिन अजीत उनकी सारी बातों को सुनकर वहीं खड़ा होकर अपने मन में सोचने लगा। अगर राजा विश्वजीत की पुत्रियों के जूते का रहस्य मैं सुलझा लूं, तो शायद राजा विश्वजीत मेरे जीवन को बदल देंगे और फिर हमारे सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अभी अजीत यह सोच ही रहा था, तभी दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर बोली, पुत्र, तुम क्या सोच रहे हो? अजीत अपनी सोच में गुम ही था। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर वह अपनी सोच से बाहर आकर बोला, अम्मा, मैं राजकुमारियों के घिसे हुए जूतों के रहस्य सुलझाने के बारे में सोच रहा हूँ। अभी अजीत बोल ही रहा था, तभी उस बूढ़ी औरत ने अजीत को एक वस्त्र देते हुए कहा, यह लो, मगर बेटा, मैं तुम्हें एक मुफ्त की सलाह देना चाहती हूँ। सलाह? कैसी सलाह अम्मा, कहिए ना। बेटा, तुम इन राजकुमारियों के हाथ से लिया कोई भी रस का प्याला मत पीना, और अगर वह तुमसे बात करना चाहे तो तुम उन्हें बिना बात किए सोने का नाटक करने लगना। अजीत उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर परेशान होने लगा था। तभी एक बार फिर से वह बोला, अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे, वक्त आने पर सब समझ जाओगे। वह बूढ़ी औरत अपने हाथ में वस्त्र लिए अजीत से यह बात कह रही थी। तभी अजीत ने उनके हाथ से वह वस्त्र ले लिया तो बूढ़ी औरत उस वस्त्र को देते हुए अजीत से बोली, बेटा, यह वस्त्र कोई साधारण वस्त्र नहीं, बल्कि यह एक जादुई वस्त्र है, और तभी तुम इसे पहनोगे यह वस्त्र तुम्हें अदृश्य कर देगा। मगर ध्यान रहे, इस वस्त्र का उपयोग तुम्हें सावधानी के साथ करना होगा। जी ठीक है अम्मा, मैं आपकी सारी बातें याद रखूंगा। और फिर बूढ़ी अम्मा यह सुनते ही अचानक वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन अजीत उन्हें बिना देखे वहां से राजा विश्वजीत के महल जाने के लिए निकल गया था। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मैंने सुना है आपकी पुत्रियों के घिसे जूते का रहस्य का आप पता लगा रहे हैं। हाँ, लगाना तो चाहता था, मगर अब मैंने हार मान ली है। खैर, तुम बताओ, किस लिए तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो? और फिर राजा के पूछने पर अजीत ने उन्हें इस रहस्य का सुलझाने की बात कही, जिसे सुनकर राजा बोले, तुम्हें क्या लगता है लड़के, तुम इस रहस्य को सुलझा लोगे? नहीं, दूर दूर से आए लोगों से ये नहीं हुआ, तो भला तुम क्या कर पाओगे? राजा की बात सुनकर अजीत चुप रहा। फिर कुछ देर बाद बोला, लेकिन महाराज, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ, और मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर मैंने आपकी पुत्रियों के जूते का रहस्य नहीं सुलझाया तो आप मुझे जो सजा देंगे मुझे वो मंजूर होगी। ठीक है।
और फिर अजीत के वचन के आगे राजा को मजबूर होना पड़ा। लेकिन तभी अजीत दोबारा बोला, महाराज, मैं आज आपकी राजकुमारियों के कक्ष में रात बिताना चाहता हूँ। ठीक है मंत्री जी, आप अजीत को राजकुमारियों के कक्ष में लेकर जाएं। जी महाराज। और फिर कुछ ही देर में मंत्री जी अजीत को राजकुमारियों के कक्ष में पहुंचा चुके थे। तभी वहां बड़ी राजकुमारी आई और बोली, अरे अजीत, तुम यहाँ बैठे हो? तुमने कुछ खाया तो होगा ही नहीं, इसीलिए यह लो, मैं तुम्हारे लिए ताजे अंगूर का रस लेकर आई हूँ। पहली राजकुमारी ये कह ही रही थी, तभी सबसे छोटी राजकुमारी अजीत को मुस्कुराती नजरों से देखते हुए बोली, हाँ अजीत, तुम इसे पी लो। इसे पीने से तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। छोटी राजकुमारी बड़ी राजकुमारी के हाथ से वह अंगूर का रस लेकर अजीत को पिलाने के लिए आगे बढ़ी ही थी। तभी अजीत बोला, धन्यवाद राजकुमारी, लाइए। अजीत यह कहकर छोटी राजकुमारी के हाथ से वह रस का प्याला ले रहा था। तभी उसने जानबूझकर धक्का लगने का नाटक किया, जिस कारण वह रस से भरा प्याला गिर गया। ओहो, ये तो सारा गिर गया। कोई नहीं, हम तुम्हारे लिए दूसरा लेकर आते हैं।